बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर जुड़ी हुई है उस तारीख के साथ, उस सन के साथ जिसने पाकिस्तान को दो लख्त किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, यानी सकूत ढाका बशर पाकिस्तान से जुदा हुआ। 90,000 फौजियों ने अपने हथियार फेंके और ये शर्मनाक दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अलमनाक दिन के तौर पर उभरा है। हम अगर पाकिस्तान की तारीख को याद करते हैं तो हमें आज देखना पड़ेगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आज भी हम वहीं खड़े हैं कि अपनी सियासत अपनी मफादात की खातिर कर रहे हैं। कहीं आज भी हम यहीं तो नहीं खड़े कि अपने मफादात के लिए अपने मुल्क को गिरवी रखते हैं। कहीं आज हम ये तो नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की तारीख खुद को दोहरा तो नहीं रही है। कहीं आज पाकिस्तान के इदारे कहीं फिर कमज़ोर तो नहीं होने जा रहे। ये वो सारे सवालात हैं जो कि आज के इस दिन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आज ये भी पूछना चाहूँगी और ये आज पाकिस्तान के तमाम शहरी पूछना चाहते हैं कि आज जो सिचुएशन है, खुदा न खास्ता कल पाकिस्तान टूटा था, आज पाकिस्तान को कमज़ोर तो नहीं किया जा रहा। आज पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के अंदर ये सवाल हो रहा है कि आया फ़ौज के खिलाफ साजिश हुई या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते दिखाई देते हैं कि पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश है। फ़ौज ये कहती है कि मेमो एक हकीकत है, लिहाजा इसको सामने आना चाहिए। इस पूरी लड़ाई के अंदर फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करना है। वो फैसला पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाया जा सकता है इस एक मामले के ऊपर। अजब ड्रामा है, अजब तमाशा है कि एक ड्रामे को हकीकत भरने के लिए पाकिस्तान के इतने शब-ओ-रूज़, पाकिस्तान की कौम के इतने शब-ओ-रूज़ ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब इस ड्रामे का कोई ना कोई क्लाइमेक्स तो होगा। वो क्या होगा, इस सब का सबको इंतज़ार है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि आज पाकिस्तान की तारीख में साजिश की जा रही है, तो ये साजिश असल में किसके खिलाफ है? हम ये भी सवाल उठाने जा रहे हैं कि साजिश पार्लियामेंट के खिलाफ है या फौज के? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना ही होगा। हमारा ये सवाल भी होगा कि मेमो गेट का मामला क्या अब बंद गली में दाखिल हुआ चाहता है, और अगर ये मामला बंद गली के अंदर है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जनरल पाशा को की सदर को हटाने की साजिश जो कि आई है, उमर वड़ाइच ने जो लिखा है, और उनका ये भी कहना है कि मेमो के मामले के ऊपर मंसूर एजाज का ये कहना था कि सदर जनरल पाशा सदर को हटाने के वास्ते अरब ममालिक के दौरे पर गए थे। क्या इसके ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए और ये नहीं पता चलना चाहिए कि क्या वाकई जनरल पाशा पाकिस्तान के मुंतखब सदर को हटाने के लिए अरब ममालिक गए थे या नहीं गए थे? क्या DGISI को इस मामले में जो कि किरदार है दूसरे, उनको मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए? क्या अगर हक्कानी साहब मुस्ताफ़ी हो गए तो ये मुतालबा जो कि पार्लियामेंट से बुशरा गौहर ने उठाया है, उनके लिए भी नहीं होना चाहिए? पार्लियामेंट के गिर्द रस्सी तंग हुआ चाहती है, ये बाबर अवान का कहना है। क्या वाकई पार्लियामेंट के गिर्द रस्सी तंग है? और क्या सदर पर आर्टिकल 47 लग सकता है, यानी उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और एक दो और सियासी जमातें पार्लियामेंट और पाकिस्तान के इन इदारों के टकराव में नादानिस्तगी में किसी और का शिकार तो नहीं बन रही? ये भी एक अहम सवाल है जो हमने पूछना है। ये सारी बात है वो, लेकिन इससे पहले आज अयाज अमीर साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, पार्लियामेंट से बाहर क्या बात कही, पहले वो सुनते हैं और इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं। हमें जमहूरियत रास नहीं आती। मेरे ख्याल इस फैसले पे हमें पहुंच जाना चाहिए। हम में वो सब्र और ठहराव है ही नहीं जिससे जमहूरियतें चल सकें। फौजी दौर इक़्तिदार आते हैं लंबे से लंबे, पता नहीं मुल्क का क्या होता है, वो हम बड़े सब्र से जो है बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई जमहूरी हुकूमत आए, माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आई है, नवाज शरीफ की आई है, बेनज़ीर की आई है, अब ये आई, लेकिन हमें नहीं चैन आता जब तक हम साजिशों के जो ड्रम्स हैं, ढोल हैं, वो ना बजाएं, जब तक हम ये फुर्तियाँ ना दिखाएं, में नहीं चैन आता। अब कागज़ का एक टुकड़ा है, बड़ा काबिल एतराज़ है, बड़ी गलत बातें हैं उसमें। भाई एक मेमो किसी ने लिखा, अमेरिकन चीफ्स ऑफ स्टाफ के जो है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन को, उसने कहीं रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कौन सी नेशनल सिक्योरिटी एंडेंजर हुई है? बहुत बड़ी चीज़ों से नेशनल सिक्योरिटी एंडेंजर हुई है, वो तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। और 5 साल जो उसामा बिन लादेन एबटाबाद में था, वो नेशनल सिक्योरिटी एंडेंजर नहीं हुई। जिहाद के नाम में हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो कुछ नहीं है। नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है, अमलन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, वो सब ठीक है। सियाचिन किसके दौर में गया, कारगिल कैसे हुआ, वो सब ठीक।
मेमो नेशनल सिक्योरिटी, ये आप जवाबात तो पढ़े इनके आज। चाहते क्या है, मकसद कुछ और है। नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी हमारी कोई रेत के टीले की बनी हुई है कि नेशनल सिक्योरिटी ड्राम से गिर जाएगी। मकसद और है कि उसके जो कदमों के निशान हैं मेमो से वो कहीं और जाएं, ताकि जो चाहते थे कि हम गिरफ्त करें वो हो, बोरिया बिस्तरा लपेटें और फिर कहें कि हाँ जी हम मुल्क बचाने आ गए। अयाज मीर साहब, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आखिर ये कदमों के निशान कहाँ तक जाएंगे? मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ अपने मेहमानों को जो कि मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा लाहौर से मुझे ज्वाइन करेंगे। उनके साथ हसन निसार साहब सीनियर तजिया निगार हैं, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे लाहौर से। यहाँ पे मौजूद है नज़र मोहम्मद गोंदल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर, और सबसे आखिर में चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जो कि मेरे बड़े मोहतरम है, माहिर आइन व कानून है। उनसे हम बात करते हैं और उनसे आगाज़ करते हैं बात का। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आसमा। चौधरी साहब, पहले तो ये बताएं कि दुबई जाने से पहले भी प्रेसिडेंट साहब ने आपसे टेलीफोन पर बात की और अभी भी मुसलसल वो आपसे राब्ते में हैं। क्या ये इत्तला दुरुस्त है, और अगर वो राब्ते में हैं तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये आपने खबर वैसे खूब निकाली है। मैं तो 16 दिसंबर पे बात करना चाह रहा था बुनियादी तौर पे जी, पर ये वाकया ये दुरुस्त है, जाने से पहले भी उन्होंने फोन किया था और दुबई से भी 2 मरतबा फोन बात कर चुके हैं। तो क्या क्या बात हुई आपकी? क्योंकि ये बड़ी अचंभे वाली बात है। हम तो ये सुनते थे शायद आपसे मरासम इतने अच्छे नहीं हैं, और अब ये मरासम जो इस्तवार हुए हैं, तो वजह क्या है? क्या बात हुई आपकी प्रेसिडेंट साहब से? बात तो कुछ ज्यादा ऐसी नहीं हुई। उनकी सेहत की दरियाफ्त फोन ने किया है मुझे 3 मरतबा, पर मैं सेहत का ही दरियाफ्त करता रहा हूँ उनकी सेहत का, और मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है, सेहतयाब बड़ी तेजी से हो रहे हैं, ये मैं बता सकता हूँ। और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जाहिर है मामला आइन के हवाले से डिस्कस हो रहा है, कोर्ट में है, कोई उस पर भी आपसे डिस्कशन हुई या नहीं हुई? नहीं, डिस्कशन कोई ऐसी नहीं हुई, कोई ऐसी तजब्जब की बात में कोई नहीं है, न की है उन्होंने। मेरा इस पे मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और पहले से है कि सदर को अगर कोई हटाना चाहता है तो वो मुआवजे का एक ही तरीका है, वो है आर्टिकल 47 के तहत, जिसका आप अभी इब्तदाई जिक्र कर रही थी। और उसके लिए उसको सिर्फ उस तहरीक को सिर्फ फ्लोर पे लाने के लिए किसी एक, दोनों में से किसी एक ईवान में, यानी सेनेट या कौमी असेंबली के किसी एक ईवान में सादा अक्सरियत कम से कम चाहिए, उसको सिर्फ तहरीक को मूव करने के लिए, उसको पेश करने के लिए। और उसके बाद खैर 7 से 14 दिन है, और उसके बाद फिर 2/3 अक्सरियत दोनों ईवानों की मुश्तरका इजलास में वो फैसला करे, और उस पे सदर साहब को नुमाइंदगी का भी हक है। सही। और तो ये तो नजर नहीं आता किसी एक ईवान में अगर सादा अक्सरियत, अगर कौमी असेंबली में सही मुहर्रिकीन के पास सादा अक्सरियत होती तो पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत जा रही होती, यूसुफ रजा ना रहता। वो तो एक सादा अक्सरियत है, और सेनेट में भी सादा अक्सरियत। तो चॉइस साहब, आप ये कह रहे हैं कि 47 नहीं लग सकता, आर्टिकल 47 प्रेसिडेंट पे नहीं लग सकता? आर्टिकल 47 वैसे तो मौजू आर्टिकल है, एक ही मौजू आर्टिकल है आइन में सदर को हटाने के लिए, लेकिन वो मैं क्या ये कर रहा हूँ कि उसका लगने को तो वही लग सकता है, और तो कोई है ही नहीं, लेकिन उस पर अमल दरामद नजर नहीं आता हो सके। ठीक ठीक। आपको क्या लग रहा है, जो अयाज अमीर साहब का कहना है कि ये तो असल में किसी एक तरफ एक शख्स को करने के लिए, उसको गिरफ्त में लाने के लिए सारा मामला तैयार किया जा रहा है, आपको ऐसे लगता है कि सिस्टम को लपेटने के लिए वाकई ये सारा मामला तैयार किया गया है? क्या कहेंगे आप?
میں تو آپ نہیں سمجھتا کہ سسٹم اس طرح لپیٹا جائے گا یا لپیٹا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ مارشل لا یا غیر آئینی اقدامات کو برداشت نہیں کریں گے. یہ اس بات کا بدقسمتی سے ادراک میری جماعت، میری خود سیاسی جماعت کو مکمل طور پہ آتا نہیں کرتی، بلکہ عقاب جو ہیں، ہاکس جو ہیں، اور عدلیہ سے متعلق جو ہاکس ہیں وہی زیادہ غالب آتے ہیں اور وہی آتے عدلیہ کو برا بھلا کہے آتے ہیں، جبکہ عدلیہ بڑے دو ٹوک انداز میں 17 ججز کے 31 جولائی 2009 کے فیصلے میں یہ کہہ چکی ہے کہ مارشل لا اس ملک میں نہیں لگ سکتا. اور پھر انہوں نے کراچی کے فیصلے میں اور اس فیصلے میں جو کہ تقریر کی ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں واضح کیا ہے جی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی والوں کو، اس میں واضح کیا ہے کہ فوج ماتحت ہے وفاقی حکومت کے. تو مجھے ایسا بحران اور نظام کے لپیٹے جانے کا امکان نظر نہیں آتا. یہ ٹھیک ہے تاریخی اعتبار سے ایاز امیر صاحب کا جو جائزہ تھا وہ درست ہے، تاریخی اعتبار پہ اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے. اور اس وقت اس طرح یہ کوئی آسانی سے ممکن نہیں ہے کہ جی ایچ کیو میں فیصلہ ہو جائے اور سارے ایک دم رخ ہی بدل لیں اور تبدیل ہو جائے سارا معاملہ. یہ مجھے ایسا امکان نظر نہیں آتا. صحیح. بہت بہت شکریہ چوئی صاحب. ہماری خواہش تو بہت تھی کہ آپ سے طویل بات ہوتی، لیکن آپ ایک تقریب میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. کسی اور وقت آپ سے بہت طویل بات ہوگی. میں سے حسن نثار صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سسٹم لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کی باتیں پارلیمنٹ کے اندر اسلام آباد ایک افواہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہی لوگ ہیں جو کہ سسٹم کو لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، اور کیا واقعی اداروں کے بیچ ٹکراؤ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، اسلام آباد تو کوفہ ہے. یہ افواہیں اور سازشیں اور جوڑ توڑ یہ اس کا گڑھ ہے. یہ ایک ایسا پودا ہے اسلام آباد جو کھاد بہت کھاتا ہے، پانی بہت پیتا ہے، دیکھ بھال اس کی بڑی کرتے ہیں، اس کی ٹرمنگ بڑی ہوتی ہے، لیکن یہ نہ پھل دیتا ہے، نہ پھول دیتا ہے، نہ چھاؤں دیتا ہے. سو اسلام آباد کو آپ چھوڑیں. رہ گیا آپ کا سوال کا دوسرا حصہ، تو اس میں ایک بات واضح ہے کہ یہ ہماری کوئی تازہ بات نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی تاریخ فور دی لاسٹ مینی سینچریز وہ ہے ہی انٹریگز کی، جوڑ توڑ کی، لسٹ فار پاور پلے. یہ جو بھی ایاز امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جمہوریت ہمیں راس نہیں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں اور فلانا ہو جاتے ہیں، تو بھائی جمہوریت ہوگی تو بے صبرا پن نہیں ہوگا. یہ جمہوریت ہے نہیں، یہ فراڈ ہے بہت بڑا، ایک بہت بڑا ڈھونگ ہے، بہت بڑا ڈرامہ ہے. یہ اس طرح ہے آمریت اور جمہوریت کہ آپ سمجھ لیں کہ آمریت ہے لوہے کا پیالہ، جمہوریت ہے سونے کا پلیٹینم کا پیالہ. اچھا اگر کھانا ہی زہریلا ہے، آپ کا انتخابی نظام مکروہ گندا غلیظ، آپ کا عدالتی نظام زیری عدالتیں دیکھیں غلیظ، آپ کا نصابی، آپ کا تعلیمی، آپ کا فلاحی، ہر نظام آپ کا گندا غلیظ گھٹیا اور قابل نفرت ہے. مطلب یہ اگر خوراک ہی زہریلی ہے تو آپ اس کو لوہے کے پیالے میں ڈالو یا آپ اس کو سونے چاندی پلیٹینم کے پیالے میں ڈالو، لوگوں کو تو نہیں ہضم ہوتا، وہ تو مریں گے. وہ ادھر بھی مر رہے تھے، ادھر بھی مر رہے تھے. اب یہ جو اچھا وہ جو بات کر رہے ہیں قوم بیسیکلی مزاجن ہی ڈنڈے کا ہے. وہ جو فوج کو برداشت کر لیتے ہیں اتنے سال تو وہ خوش دلی سے نہیں کرتے. وہ شروع میں یہ 1.5-2 سال کام بھی کو ٹھیک ٹھوک کرتے ہیں، وہ پھر وہ ڈنڈا، پھر وہ خوف آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو پھر وہ اللہ معاف کرے، میں اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ کہتے ہوئے، میں تو ان کا احترام کرتا ہوں، پھر قوم سڑکوں پہ آ جاتی ہے. جسے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ایوب کتا ہے گھر جا.